अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो लेक्चर है वो सेल से रिलेटेड है। सेल का बड़ा ही एक स्पेशल ऑर्गेनेली जिसका नाम है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के साथ ही मैंने डायग्राम भी ड्रा की हुई है और अब मैं प्लास्टिड का टॉपिक स्टार्ट लगा हूँ करने। स्टूडेंट, सबसे पहले हम प्लास्टिड की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे कि प्लास्टिड क्या है, व्हाट आर प्लास्टिड्स। स्टूडेंट्स, प्लास्टिड्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड, मेम्ब्रेन्स में लिपटे हुए, मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग, मीन्स इनमें बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। अब पिगमेंट्स क्या होते हैं बेटा? कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो कलर देती है, रंग देती है, हम उसे पिगमेंट्स कहते हैं। मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स कॉल्ड प्लास्टिड्स। इसका मतलब ये हुआ कि प्लास्टिड की डेफिनेशन में 3 बातों का लिखना ज़रूरी है। मेम्ब्रेन बाउंडेड, मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग एंड प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, these organelles are called plastids। बेटा अब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। आमतौर पर जनरली प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स पाई जाती हैं। सबसे पहली टाइप का नेम है क्लोरोप्लास्ट, दूसरी टाइप का नेम है क्रोमोप्लास्ट और तीसरी टाइप का नेम है ल्यूकोप्लास्ट। अब सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। ये प्लास्टिड की सबसे पहली किस्म है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट बेटा, क्लोरोप्लास्ट लफ्जी तौर पर लिटरली क्लोरोप्लास्ट बेसिकली 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, 2 अल्फाज का मजमुआ है। क्लोरो का मतलब है क्लोरोफिल, प्लास्ट से मुराद है प्लास्टिड। मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ। क्लोरो का मतलब है क्लोरोफिल, प्लास्ट का मतलब है प्लास्टिड। इसका मतलब ये हुआ चूँकि ये प्लास्टिड की ऐसी किस्म है, ऐसी टाइप है जिसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाया जाता है। अब हम प्लास्टिड की डेफिनेशन करते हैं। बेटा क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड की ऐसी टाइप है, ऐसी किस्म है जो सिर्फ फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स में पाई जाती है। ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं और इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है और वो जो पिगमेंट पाया जाता है वो ग्रीन कलर का होता है। इस वजह से जब हम क्लोरोप्लास्ट की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स। ये फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड, ये मेम्ब्रेन्स में लिपटे होते हैं। स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट, इनमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। ऐसे प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी वजाहत ये करना चाहूँगा कि सर इन फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स, इससे क्या मुराद हुआ? क्या ये दूसरे सेल्स में नहीं पाया जाता? जी स्टूडेंट, स्पेशली आपकी बुक में ये वर्ड यूज़ किए गए हैं इन फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स। तो बेटा प्लांट्स की बॉडी के ऐसे सेल्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनमें जो प्लास्टिड की किस्म पाई जाती है वो क्लोरोप्लास्ट होती है। और क्लोरोप्लास्ट में मैंने जैसा आपको बताया है, इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की वजह से क्लोरोप्लास्ट पौधों को ग्रीन कलर देता है। इन फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेन में लिपटे हुए स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट्स, जिनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट्स पाया जाता है, आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, नोट कीजिएगा। इसको मैंने नोट करके लिखी हुई है बेटा, आप इस बात को गौर से अंडरस्टैंड कीजिएगा। क्या है? क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए होता है। अपना डीएनए होने से मुराद ये है
कि स्टूडेंट इसके पास इस ऑर्गेनेली के अंदर यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना डीएनए होता है। इस अपना डीएनए की वजह से ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि ये ऑर्गेनेली सेल्फ रेप्लिकेटिंग की सलाहियत भी रखता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग से क्या मुराद है स्टूडेंट? ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो अपनी तादाद को, अपने नंबर्स को अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकता है, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए होता है। जब इसके पास अपना डीएनए मौजूद होता है तो अपने डीएनए की प्रेजेंस की वजह से दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड इटसेल्फ, ये खुद से डिवाइड करने की सलाहियत भी रखता है। सेकंड रीज़न ये, मैंने ये वर्ड यूज़ किया डीएनए प्रेजेंस, डीएनए की मौजूदगी इंडिकेट, ये बताती है दैट इट इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग, कि ये खुद से रेप्लिकेट कर सकता है, एंड अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, ये काफ़ी हद तक अपने काम, अपनी ज़रूरियात, अपने मेटाबॉलिज्म को खुद से रेगुलेट करने की सलाहियत रखता है। क्लियर स्टूडेंट? आगे हम बात करते हैं। अभी क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड की पहली किस्म है उसके बारे में हमने ये पढ़ा कि इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स, मोस्टली ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर एंड बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स। फिर हमने ये कहा कि इसमें डीएनए पाया जाता है, डीएनए की वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी रखता है और ये सेमी ऑटोनोमस भी है, मींस अपने काम खुद करने की सलाहियत रखता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाया जाता है। अब इस क्लोरोफिल के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्लोरोफिल क्या है। स्टूडेंट बी फोकस। क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट, ऐसा पिगमेंट जिसका रंग ग्रीन हो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये ऑर्गेनिक हो, हेल्प द सेल, ये सेल को मदद करे, टू अब्जॉर्ब लाइट, के सनलाइट को जज़ब किया जा सके, एंड यूटिलाइज इट, और सनलाइट का इस्तेमाल किया जा सके, टू मैन्युफैक्चर फूड, फूड को प्रिपेयर करने के लिए। स्टूडेंट जैसा कि हम जनरली ये बात अगेन एंड अगेन डिस्कस करते रहते हैं, आप इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और सनलाइट को अब्जॉर्ब करने के बाद उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। सनलाइट को जज़ब करके जब वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो इस दौरान ग्लूकोज बनाते हैं, और बेटा ग्लूकोज की प्रेपरेशन को, ग्लूकोज की मैन्युफैक्चरिंग को, सिंथेसिस के प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो बेसिकली क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट वाला मॉलिक्यूल है और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये सेल को मदद करता है टू अब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू मैन्युफैक्चरिंग फूड, और फिर इसको फूड प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करने की सलाहियत होती है। ये वाहद प्लांट्स की बॉडी में एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से प्लांट्स में ये एबिलिटी पाई जाती है कि वो सनलाइट को जज़ब कर सकते हैं और सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि एनिमल्स की बॉडी में ये सलाहियत मौजूद नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारी बॉडी में क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल नहीं पाया जाता। आगे स्टूडेंट, आपकी बुक में इस मॉलिक्यूल को एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिजेंबलेंस दी गई है, मुशाहबत दी गई है, सिमिलरिटी बताई गई है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रिजेंबल विद हीम। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हीम के मॉलिक्यूल से बहुत ज़्यादा मुशाहबत रखता है। इससे क्या मुराद है स्टूडेंट? इससे मुराद ये है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हीम जैसा है। अब स्टूडेंट हीम क्या है? हीमोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है हमारे ब्लड में। ये हमारे रेड ब्लड सेल में पाई जाती है। अब हीमोग्लोबिन प्रोटीन में एक ऐसा पोर्शन होता है जिसे हम हीम कहते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन का। ये जो हीम ग्रुप है हीमोग्लोबिन का, ये बिल्कुल क्लोरोफिल जैसा होता है। अगर स्टूडेंट ये हीम ग्रुप क्लोरोफिल जैसा होता है तो हम इसे भी हीम क्यों नहीं कहते? रीज़न ये है कि स्टूडेंट थोड़ा सा फ़र्क भी होता है। अब वो फ़र्क क्या है? मैंने नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है रिजेंबलेंस विद हीम, कि ये हीम ग्रुप के साथ रिजेंबल भी करता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रिजेंबल, ये मुशाहबत रखता है विद हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन के हीम ग्रुप के साथ ये बड़ी सारी मुशाहबत रखता है। हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने ब्रैकेट में आगे लिखा हुआ है अ प्रोटीन यूज्ड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन।
ऐसी प्रोटीन जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है। द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स, यानी हीम और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मेन फ़र्क किस चीज़ का है? द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स इज दैट क्लोरोफिल हैज़ मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाई जाती है, एंड हीम हैज़ आयरन, जबकि हीम में आयरन पाई जाती है। ये स्टूडेंट एज अ सेंट्रल एटम के तौर पर स्टूडेंट, ये चीज़ हम चैप्टर नंबर 11 में जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का पूरा स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़ेंगे उस दौरान हम इस चीज़ को दोबारा डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इतनी बात ही याद रखेंगे कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एटम्स पाए जाते हैं जबकि हीम में आयरन एटम्स हमें मिलते हैं। ये इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी तमाम स्ट्रक्चरल और केमिकल कंपोजिशन में ये एक जैसे दिखाई देते हैं। आगे स्टूडेंट बात करते हैं, हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में हम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस की। अब हम क्लोरोप्लास्ट की शेप और साइज के हवाले से बात करेंगे। स्टूडेंट अगर हम शेप के हवाले से बात करें तो क्लोरोप्लास्ट वेरी इन शेप एंड साइज, इनकी कोई ख़ास शेप या ख़ास प्रॉपर साइज नहीं होता। तो मैंने ये लिखा है क्लोरोप्लास्ट वेरी इन शेप, इनकी शेप मुख्तलिफ तरह की होती हैं, एंड साइज, और इनका साइज भी मुख्तलिफ तरह का होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट इनका जो डायामीटर है वो 4 to 6 माइक्रोमीटर होता है। ये एमसीक्यूज़ में बात आपने याद रखनी है, ये बात एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है। और यहाँ पर अगर मैं आपको ये बताता चला जाऊँ, यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि हाउ, कैसे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रिजेंबल विद हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रिजेंबल करते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रक्चर के लिहाज से एक दूसरे में सेम होते हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क ये है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में मैग्नीशियम एटम एज ए सेंट्रल एटम के तौर पर पाया जाता है, जबकि हीम में आयरन एटम एज ए सेंट्रल एटम के तौर पर हमें मिलता है। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट बात करते हैं स्ट्रक्चर की। एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो स्टूडेंट ये आपने बात याद रखनी है कि क्लोरोप्लास्ट को जब हम लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप एक माइक्रोस्कोप की ऐसी किस्म है जिसमें हम आम या जनरली इलेक्ट्रिकल लाइट का इस्तेमाल करके चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। अंडर लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे दे अपीयर, जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये दिखाई देते हैं हिट्रोजीनियस स्ट्रक्चर, बड़े अजीब तरह के, बड़े अजीब नोयत के स्ट्रक्चर्स ये दिखाई देते हैं। कैसे? कहते हैं कंटेनिंग स्मॉल ग्रैन्यूल्स, यूं दिखाई देता है कि जैसे एक क्लोरोप्लास्ट में छोटे छोटे दानेदार साख्ते हैं। एंड दीज ग्रैन्यूल्स, दीज दानेदार जो साख्ते हैं, दीज आर कॉल्ड ग्रैना, हम इन्हें ग्रैना कहते हैं। और ये जो ग्रैना हैं विच आर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स, ये ग्रैना एक मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं। स्टूडेंट अब ग्रैना क्या है इसके बारे में अभी आपको डायग्राम में डिटेल में बताया जाएगा, तो आपको इस सेंटेंस की बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ग्रैना क्या है। ये लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे इस तरह दिखाई देते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप चूँकि इतनी अच्छी क्वालिटी वाइज इतनी अच्छी माइक्रोस्कोप नहीं होती, ये रेजोल्यूशन इसकी इतनी अच्छी नहीं होती, हम जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर बड़ा वाज़े और थोड़ा मुख्तलिफ दिखाई देता है। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे क्लोरोप्लास्ट शो 3 कंपोनेंट्स। क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ दानेदार साख्तें दिखाई नहीं देती बल्कि इसमें 3 कंपोनेंट दिखाई देते। वो 3 कंपोनेंट बेटा क्या हैं? सबसे पहले है द इन्वेल्प, इसका एक हिस्सा इन्वेल्प कहलाता है, दूसरा हिस्सा द स्ट्रोमा कहलाता है, तीसरा हिस्सा ग्रैना या थाइलाकॉइड की हेडिंग्स के साथ आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब हम इन तीनों स्ट्रक्चर्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे और आई होप आपका ये टॉपिक फिर कंप्लीशन की तरफ मूव ऑन करेगा। इसको समझने से पहले मैं आपको डायग्राम बताऊंगा, डायग्राम से आपको स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, फिर आपको बाकी तमाम चीज़ों के बारे में बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जी स्टूडेंट, अब मैं डायग्राम की तरफ मूव ऑन लगा हूँ करने। स्टूडेंट,
आपने अब कुछ बातें याद रखनी हैं कि अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे एक क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखाई देता है। स्टूडेंट, सबसे पहली बात, आप इसको डायग्राम को यूं ड्रा करेंगे, एक मेम्ब्रेन बनाएंगे ऐसे, फिर उसके गिर्द एक और मेम्ब्रेन बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, इससे मुराद ये हुआ कि क्लोरोप्लास्ट में ये जो 3 स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किए थे, द इन्वेल्प, एक इन्वेल्प से क्या मुराद है, 2 मेम्ब्रेन्स में अगर कोई ऑर्गेनेली लिपटा हो तो हम दोनों मेम्ब्रेन्स को मजमूई तौर पर इन्वेल्प कहते हैं। क्लियर? तो हमने अभी ये बात डिस्कस की, इन्वेल्प। क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ है और दोनों मेम्ब्रेन्स को मजमूई तौर पर हम इन्वेल्प कहते हैं। मैंने डायग्राम में बड़ी वाज़े बताया हुआ है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और बेटा इन 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान में आपको थोड़ी सी जगह खाली भी दिखाई दे रही है, एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रही है। इस खाली जगह को हम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस यानी 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान में स्पेस पाई जाती। अब यहां पर स्टूडेंट, आपने इससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। ये बात आप यहां पर मैं दोबारा से रिपीट लगा हूं करने। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस, दीज 3 ऑर्गेनेलीज, ये 3 जो छोटे सेल के हिस्से हैं, आर बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन्स। ये तीनों 2 मेम्ब्रेन्स में लिपटे हुए हैं। और ये याद रखना है, इनकी खुसूसी तौर पर क्लोरोप्लास्ट की और माइटोकॉन्ड्रिया, ये 2 ऑर्गेनेली ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जिनकी मेम्ब्रेन्स बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये एटीपी के जनरेशन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। दैट इज अ MCQs which is asked in MDCAT exam. Okay? अब स्टूडेंट, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इनके दरमियान में स्पेस को हम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस का नेम देते हैं। ये हमारा पहला जो कंपोनेंट था, एक क्लोरोप्लास्ट के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। इन्वेल्प को हमने डिस्कस कर लिया। द क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, एक को आउटर कहते हैं, एक को इनर कहते हैं। स्ट्रोमा इज अ पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का वो हिस्सा होता है दैट कवर मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट का ज्यादातर एरिया कवर करता है। बेटा ये जितने भी मैंने ब्लैक कलर के डॉट लगाए हुए हैं, ये सारा का दोनों मेम्ब्रेन्स के अंदर जितना भी सारा का सारा एरिया है, इस सारे के सारे एरिया को हम स्ट्रोमा कहते हैं। अब स्ट्रोमा की क्या डेफिनेशन होगी? स्ट्रोमा इज अ फ्लूइड, ये एक फ्लूइड है सराउंडिंग थाइलाकाइड, ये थाइलाकाइड्स को कवर करके रखता है। थाइलाकाइड्स के बारे में मैं अभी डिटेल में डिस्कशन करूंगा। कवर्स मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट का ज्यादातर एरिया कवर करता है, यानी क्लोरोप्लास्ट का ज्यादातर एरिया स्ट्रोमा पर मुश्तमिल होता है। अब स्ट्रोमा क्या है? ये एक बेटा फ्लूइड है जो इस पूरे दोनों मेम्ब्रेन्स के अंदर मौजूद है। इस फ्लूइड को हम स्ट्रोमा कहते हैं। ये फ्लूइड कवर कर लेता है थाइलाकाइड्स को। थाइलाकाइड्स के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। अब इस फ्लूइड की थोड़ी सी कंपोजिशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। डायग्राम में भी मैंने लिखा है, इसमें प्रोटीन्स होती हैं, इसमें राइबोसोम्स होते हैं, इसमें डीएनए होता है। बेटा प्रोटीन्स, अब इसमें जो डीएनए होता है उसे हम सर्कुलर डीएनए कहते हैं, स्मॉल छोटा सा एंड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। राइबोसोम, बेटा ये मैंने राइबोसोम की डायग्राम ड्रा की है, ये राइबोसोम है। डीएनए के बारे में ऑलरेडी बता दिया। और प्रोटीन्स इस सारे पोर्शन में मौजूद होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे प्रोटीन्स का यहाँ पर क्या काम है, तो बेटा प्रोटीन्स इंजाइम्स हैं और इंजाइम्स मोस्टली जो केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर होंगे उनमें इन्वॉल्व होंगे। अब बात ये करते हैं स्ट्रोमा की कंपोजिशन के बारे में। हमने पढ़ा कि इसमें प्रोटीन्स होती हैं, राइबोसोम्स होते हैं और सर्कुलर डीएनए इसमें पाया जाता है। बेटा यहाँ पर 2 रिएक्शंस होते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट MCQs है। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ये है इसमें
कि यहां पर दो रिएक्शंस होते हैं स्ट्रोमा। एक रिएक्शन डॉर्क रिएक्शन होता है। डॉर्क रिएक्शन क्या है बेटा, ये स्ट्रोमा में, इस फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ा जाता है और इससे पायरुविक एसिड बनाया जाता है। इस रिएक्शन को हम डॉर्क रिएक्शन कहते हैं, या फिर बेटा इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे हम मेल्विन केल्विन साइकिल का नाम भी देते हैं। मेल्विन केल्विन बेसिकली दो शख्सियात थीं, दो ऐसे शख्स थे जिन्होंने इस रिएक्शन को डिस्कवर किया था, उसकी वजह से इसको मेल्विन केल्विन साइकिल का भी नेम देते हैं। दूसरा बेटा यहाँ पर रिएक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर होते हैं राइबोसोम, और राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर प्रोटीन्स की सिंथेसिस भी होती है। आगे स्टूडेंट बात करते हैं तीसरे कंपोनेंट, बल्कि दो कंपोनेंट हमने डिस्कस कर लिए, इन्वेल्प, दूसरा स्ट्रोमा। अब हम तीसरा बेटा जो कंपोनेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, तीसरे कंपोनेंट का बेटा नाम है ग्रेना या थाइलाकाइड। इससे पहले डायग्राम पर थोड़ा सा मैं मजीद फोकस कर लूँ। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये सारा फ्लूइड है, इसे हम बेटा स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, इसे हम कैल्विन मेल्विन साइकिल या डॉर्क रिएक्शन भी कहते हैं। बेटा अब यहाँ पर तीसरा स्ट्रक्चर जो पाया जाता है, जिसे मैंने अभी हेडिंग दी है ग्रेना एंड थाइलाकाइड। बेटा ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको आपने याद रखना है। आप इनमें से कोई एक हेडिंग देकर इस लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। पहली बात, थाइलाकाइड क्या है? बेटा इस स्ट्रोमा के अंदर यूं कोइन्स की तरह का स्ट्रक्चर्स होता है। ये जो एक कोइन है, एक कोइन की तरह की ये जो मेम्ब्रेन है, जो फ्लैटेंड वेजिकल है, बिल्कुल हमवार प्लेट की तरह का जो स्ट्रक्चर है, इसे हम थाइलाकाइड कहते हैं। अब ये जो थाइलाकाइड है, एक थाइलाकाइड के ऊपर दूसरी थाइलाकाइड, फिर तीसरी थाइलाकाइड, फिर चौथी थाइलाकाइड, फिर पांचवी थाइलाकाइड, इस तरह बहुत सारी थाइलाकाइड आपस में एक दूसरे के ऊपर पाइल्ड की शक्ल में स्टैक्ड, तह दर तह अरेंज हो जाती हैं। और बेटा ये अरेंज होकर कितनी अरेंज होती हैं, वो आप लोगों की बुक में वर्ड यूज करता है, तकरीबन 50 थाइलाकाइड्स एक दूसरे के ऊपर पाइल की शक्ल में, एक ढेर की शक्ल में अरेंज हो जाती हैं। और बेटा ये तमाम जो थाइलाकाइड्स हैं, ये एक थाइलाकाइड, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, तमाम थाइलाकाइड्स मजमूई तौर पर एक स्ट्रक्चर बना देती हैं, जिस स्ट्रक्चर को बेटा हम ग्रैनम कहते हैं। ये इस डायग्राम में मैंने वाज़े बताया हुआ है। ये तमाम थाइलाकाइड्स मेम्ब्रेन्स को ग्रैनम कहते हैं। ये भी एक ग्रैनम है, ये दूसरा ग्रैनम है, ये तीसरा ग्रैनम है। एक ग्रैनम, दूसरा ग्रैनम, तीसरा ग्रैनम। एक ग्रैनम में बहुत सारी थाइलाकाइड मेम्ब्रेन्स हो सकती हैं। आपकी बुक में वो कहता है तकरीबन एवरेज 50 थाइलाकाइड्स हों तो एक ग्रैनम बनता है, फिर 50 हों तो एक ग्रैनम बनता है, फिर 50 हों तो एक ग्रैनम बनता है। स्टूडेंट चूंकि वाइट बोर्ड पर जगह कम है तो मैंने 50 थाइलाकाइड मेम्ब्रेन्स तो ड्रा नहीं की। आपने याद रखना है एक ग्रैनम में ईच ग्रैनम कंटेन 50 थाइलाकाइड्स मेम्ब्रेन्स। बेटा ये जो थाइलाकाइड मेम्ब्रेन है, इनके अंदर मैंने ग्रीन कलर के स्मॉल स्मॉल डॉट लगा दिए। ये जो ग्रीन कलर के स्मॉल स्मॉल डॉट हैं, ये बेटा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब ये है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, ये मौजूद होते हैं इन ग्रैनम, ग्रैनम्स में। अब ग्रैनम में क्या होती है? थाइलाकाइड मेम्ब्रेन्स। तो थाइलाकाइड मेम्ब्रेन्स के सरफेस के ऊपर बेसिकली क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल मौजूद होता है, और क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स ही लाइट एनर्जी को यहाँ पर कैप्चर करते हैं, और लाइट एनर्जी को कैप्चर करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेटा ये वो जगह है, यानी थाइलाकाइड मेम्ब्रेन इज अ साइट, या ग्रैनम इज अ साइट वेयर यहाँ पर लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड, लाइट एनर्जी को पकड़ा जाता है, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, जहाँ पर लाइट रिएक्शन होता है, जहाँ पर सनलाइट को जज़ब किया जाता है, सनलाइट को जज़ब करके उसे ग्लूकोज बनाया जाता है। ग्रैनम। स्टूडेंट थाइलाकाइड्स क्या है? थाइलाकाइड्स आर फ्लैटेंड वेजिकल्स, ये बिल्कुल वेजिकल्स हैं, छोटी छोटी थैलियां हैं, स्टैक्ड ऑन ईच अदर, जो एक दूसरे के ऊपर तह दर तह लेयर्स बना देती हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लेयर्स बनाकर आपको बताई।
लाइक कोइंस, सिक्कों की तरह। ये स्टूडेंट एमसीक्यूज पूछा जाता है कि ये कैसे अरेंज होती हैं, कोइंस की तरह, सिक्कों की तरह एक दूसरे के ऊपर। जैसे बहुत सारे कोइंस आप ले लें, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह। टू फॉर्म अ ग्रैनम, बेटा ये एक दूसरे के ऊपर जब ढेर बना लेती हैं तो एक ग्रैनम बना देती हैं। एंड इंटरग्रैनम, ये एक ग्रैनम बना, ये दूसरा ग्रैनम, ये तीसरा ग्रैनम। बेटा इन तमाम ग्रैनम्स को मजमूई तौर पर ग्रैना कहते हैं। ग्रैनम, 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 इन तीनों ग्रैनम्स को हम ग्रैना कहते हैं। ग्रैना, GRANA। तो स्टैक्ड ऑन ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर ढेर बना देते हैं। टू फॉर्म अ ग्रैना, ग्रैनम एंड इंटरग्रैनम। बेटा इंटरग्रैनम क्या है? ये जो ग्रैनम हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, जुड़े होते हैं एक ऐसे पोर्शन के साथ, एक ऐसी चीज के साथ जिसका कलर ग्रीन नहीं होता। बेटा ऐसे पोर्शन को इंटरग्रैनम कहते हैं। इंटरग्रैनम लिंक्स द ग्रैनम, ये ग्रैनम्स को लिंक्स करता है एंड इट इज अ नॉन ग्रीन पार्ट, ये ग्रीन नहीं होता। जबकि बेटा ग्रैनम ग्रीन होता है। क्यों ग्रीन होता है? क्योंकि ये थाइलाकाइड मेम्ब्रेन से बना हुआ है और थाइलाकाइड मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल के बारे में हम पीछे ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं कि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स ग्रीन कलर का होता है। उसके ग्रीन होने की वजह से ईच ग्रैनम अपीयर्स इन ग्रीन इन कलर, वो ग्रीन कलर का यानी बिल्कुल सब्ज रंग का दिखाई देता है। स्टूडेंट 50 थाइलाकाइड्स इन ईच ग्रैनम, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तकरीबन एक ग्रैनम में 50 होते हैं, यहां पर मैं 50 ड्रा नहीं कर सका। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मौजूद होता है और क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल की वजह से इसका कलर ग्रीन होता है। दैट्स वाई दे आर ग्रीन, इस वजह से ग्रैनम ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। इस वजह से मैंने भी ग्रीन कलर के साथ ही इनको ड्रा किया है। इंटरग्रैनम, इंटरग्रैनम लिंक्स द ग्रैनम, ये ग्रैनम्स को लिंक करता है एंड इट इज अ नॉन ग्रीन पार्ट, ये ग्रीन नहीं होता। ये याद रखना आपने, ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है। मेम्ब्रेन्स ऑफ ग्रैनम, अगर हम मेम्ब्रेन्स ऑफ ग्रैनम की बात करें, थाइलाकाइड्स, बेटा ये जो ग्रैनम्स हैं ये थाइलाकाइड्स मेम्ब्रेन से बने हुए हैं, ये आपने याद रखना है। वेयर ATP इज फॉर्म, बेटा ये बात आपको मैं बार बार बता चुका हूं। ये वो जगह होती हैं, ये वो जगह होती है जहां पर लाइट पड़ती है, लाइट को जज़ब किया जाता है, लाइट को जज़ब करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और यहां पर लाइट रिएक्शन होता है। अब आपसे एमसीक्यूज ये पूछा जा सकते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये हैं कि डार्क रिएक्शन कहां पर होता है। तो आपने याद रखना बेटा, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। दूसरा ये पूछा जा सकता है लाइट रिएक्शन कहां पर होता है, तो आपने बताना है थाइलाकाइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर। क्लियर? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा स्टूडेंट, अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बोर्ड में? इससे रेलिवेंट जो बेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपने याद रखना है कि डिफाइन प्लास्टर्ड इन लिस्ट इट्स टाइप। प्लास्टर्ड क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, वो आपने लिख देनी है। आज हम सिर्फ एक ही प्लास्टर्ड की टाइप्स को पढ़ चुके हैं जिसका नेम है बेटा क्लोरोप्लास्ट। इसके बारे में आपकी बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल थी। इसमें ज़्यादातर जो बेटा क्वेश्चन है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछा जाता है कि हाउ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रिजेंबल विद हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। सेकंड जो आपसे बेटा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कितने कंपोनेंट्स हैं? ये 3 कंपोनेंट्स हैं। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा चुका और ना ही ज़्यादातर पूछा जाता है। मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है व्हाट इज़ स्ट्रोमा, राइट इट्स कंपोजिशन। स्ट्रोमा क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, विच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर अकर इन इट। तो ये आपने बड़े छोटी सी बात है कि ये फ्लूइड है सराउंडिंग द थाइलाकाइड, ये थाइलाकाइड मेम्ब्रेन्स को कवर करके रखता है और ये ज़्यादातर वॉल्यूम कवर किया होता है इसने और इसकी कंपोजिशन में ये चीज़ें मौजूद हैं और यहाँ पर ये रिएक्शंस होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें डार्क रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है। ग्रैनम थाइलाकाइड्स, व्हाट आर थाइलाकाइड्स या डिफाइन ग्रैनम, व्हाट इज़ ग्रैना। इससे रेलिवेंट आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपको मैंने बड़ी डिटेल में बता दिया है। अब इंशाल्लाह हम आगे भी ऑनवर्ड भी इसी तरह के लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माई लेक्चर।